जय श्री राम बच्चों, आज हम 11वीं क्लास थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एनसीईआरटी बैक न्यूमेरिकल करेंगे। हमारी 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो भैया तुम्हें पूरी 12th तक दिक्कत दे सकता है अगर ढंग से नहीं समझो तो। आज हमारी कोशिश है कि हम एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन के साथ साथ जो जो उसमें कंसेप्ट यूज हो रहे हो सब में साथ साथ डिटेल में बताते रहें। मैं कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो फ्रिक्वेंटली स्कूल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, उस पर्पज से ये वीडियो अटेंड कर रहे हो तुम, तो भैया ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 11th केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्लास लेने का रूल्स पता ही होंगे। जो भी एक क्लास अटेंड कर रहा है वो अपनी एनसीईआरटी निकाल ले और साथ में अपना एक पेन और रजिस्टर तैयार रखें, ठीक है। पहले एक बार आराम से फ्लोलेस क्लास देख लो और जो जो मैं क्वेश्चंस बोलता रहा हूँ पहले वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन रीड कर लो आराम से, फिर देखो मैं कैसे करा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम तुम इसको ऐसे अटेंड करो, सेकेंड टाइम एक बारी तुम साथ साथ क्वेश्चंस करने की तैयारी करते रहना, ठीक है। तो भैया पहला क्वेश्चन है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन are minus 890.3 किलोजूल पर मोल, minus 393.5 किलोजूल पर मोल, minus 285.8 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसे कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। हमें कहा गया है कि द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन का मुझे मतलब पता होना चाहिए कि मीथेन के कंबशन में कितनी एनर्जी। अब मैं पहले इसको बैलेंस कर लेता हूं। बैलेंस करने के लिए मैंने 2 यहां और 2 यहां लगा दिया है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -890.3 किलोजूल पर मोल, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, मुझे पता है ग्रेफाइट का मतलब क्या है। ग्रेफाइट का मतलब और कुछ नहीं है, ग्रेफाइट का एक ही मतलब कार्बन, कार्बन को जलाना सीख रहे हैं। तो द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन जमा ऑक्सीजन देता है CO2, कितनी एनर्जी है -393.5 किलोजूल पर मोल, ओके। एंड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, H2 + O2 देता है H2O, कंबशन यही होगा। बैलेंस करना बहुत जरूरी है और बैलेंस करते वक्त ये वाली बेवकूफी मत कर देना कि जिले बैलेंस हो गया। देखो अगर तुम जैसे ही ये करोगे तो तुम एक बार ध्यान सुनो, उसने क्या लिखा हुआ है, कितनी एनर्जी निकलती है -285.8 किलोजूल पर मोल। तो ये 1 मोल होना चाहिए, ये गलती नहीं करनी तुमने। तुमने इसको बैलेंस करना है लेकिन ऐसे नहीं, तुमने इसको ऐसे बैलेंस करना है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 1, इसे 2, इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, ठीक है। कह रहे हैं अगर ये सब कुछ दे रखा है तो बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कितनी होगी, मतलब मीथेन बनने की एनर्जी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो भैया 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके ही बता रहा हूं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो अपना यूज करना, गलत कोई नहीं है। एनसीईआरटी में दोनों चीजें दे रखी है, ठीक है। जो तुम्हें इजी लगता है वो करो। अब देखो पहले तो तुम ये देखो, तुम्हारे पास 4 इक्वेशन है, 3 दे रखी है, एक मुझे निकालनी है। जो मुझे निकालनी है उसको ध्यान से देखो, वहीं पर सारी हिंट छुपी हुई है। जो मुझे निकालनी है उसको देखो ध्यान से, उसमें क्या कर रखा है, उसकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तुम्हें हिंट दे देंगे अपने आप से। इसमें साफ दिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करा गया है, और जब हाइड्रोजन को ऐड करा गया है तो 2 से मल्टीप्लाई करा गया है, मतलब 2 हाइड्रोजन। तो तुम क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 ऐड कर दो, 2 से इंटू करने के बाद, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। तो क्या होगा, कार्बन जमा ऑक्सीजन देता है CO2 -393.5, और ये कितना है 2 हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन देता है 2H2O -285.8 इंटू में 2, ठीक है। इसको ऐड कर लो, पूरे इक्वेशन में 2 से इंटू कर दिया मैंने। तो कार्बन जमा 2H2 देता है 2O2 देता है CO2 जमा में 2H2O, ठीक है जी। और जो भी ऐड करके आएगा उसको यहां लिख लेना।
ठीक है भाई, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो, अब मेरे पास ये इक्वेशन बची हुई है और मुझे फाइनली ये लेना, इन दोनों को मैंने यूज कर ही लिया। अब मेरे को फाइनली ये निकालनी और ये बची हुई है। ध्यान से देखो, जो मुझे निकालनी है उसमें मीथेन प्रोडक्ट साइड में और जो मुझे दे रखी है उसमें मीथेन रिएक्टेंट साइड में। एक ही काम करना है, मीथेन 2O2 इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई थी इसमें से माइनस कर दो, माइनस 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 प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये क्या बचा, कार्बन जमा में 2s2 और ये मीथेन वहां जाके क्या बन गया, माइनस वाला यहां जाके प्लस बन गया, हमारा CH4 आ गया और जो भी यहां से वैल्यू आएगी वो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल लगा नहीं होगा। हमने क्या करा, हमने दो इक्वेशन को ऐड करा, तीसरी को माइनस कर दिया। अब किसको ऐड करना है और किसको माइनस करना है, यही खेल सारा है कि मैं किसको ऐड करूं किसको माइनस कर दूं, यही सारा खेल है। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इसका अब दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। 1 2 3 इक्वेशन मुझे दी गई है, फोर्थ चौथी मुझे निकालनी है। इन चारों में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कौन सी लग रही है, सबसे भरी पूरी रिएक्शन कौन सी लग रही है? ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम इन चारों में से सबसे भरी पूरी इक्वेशन नंबर 1 लग रही है। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में सीधा फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब इस इक्वेशन में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना है, -890.3। इसके प्रोडक्ट कौन कौन है, CO2 और H2O। ठीक है, किस क्या क्या प्रोडक्ट है इसके, CO2 और H2O। CO2 की एनर्जी कितनी तरह की है, -393.5 प्लस क्या करो 2 इंटू -285.8। पता लगे मैंने क्या करा, मैंने इसके जो प्रोडक्ट थे उनकी एनर्जी रख दी, यहां पे CO2 की एनर्जी रख दी और यहां पे 2 H2O की एनर्जी रख दी। ठीक, तो मेरे प्रोडक्ट की एनर्जी आ गई है, इनको ऐड कर लो, माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। अब रिएक्टेंट कौन है, देखो इसमें मीथेन और ऑक्सीजन। अब मीथेन की एनर्जी तो मुझे निकालनी है, तो इसको तो मैं मान लेता हूं x। भाई इसमें रिएक्टेंट कौन है, मीथेन जमा में ऑक्सीजन। अब मीथेन की एनर्जी तो मुझे निकालनी है, उसे मान लिया मैंने x, प्लस में 2 ऑक्सीजन। अब जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको पता है कि किसी भी एलिमेंट की अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी मानी जाती है, 0। ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, 0 होगी। अगर ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन होता, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती, 0 होती। नाइट्रोजन होता, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती, 0 होती। S8 होता, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती, 0 होती। P4 होता, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती, 0 होती। कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट होता, कितनी होती, 0 होती। एलिमेंट्री फॉर्म में 0 मानी जाती है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करना, नेक्स्ट यहां से भी आ जाएगा और देखो वही करा हुआ है यहां पर भी, क्या -890.3 को माइनस करा है किससे, इन दोनों के ऐड से, तो आंसर सेम ही आ जाएगा। तुम्हारा मतलब, तुम्हारा मन करता है ऐसे करना है, ऐसे करो सॉल्व, ऐसे करना है, ऐसे सॉल्व करो, तुम्हारे ऊपर है। ये मैंने एनसीईआरटी बैक थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन नंबर 5 कराया है, ऐसे ही क्वेश्चन आगे करा रहा हूं, बने रहो हमारे साथ। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है, तुम क्वेश्चन सुनो तुम्हें पता लग जाएगी। ठीक है, सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे इन द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड दे रखा है इसने NH2CN सॉलिड, लिखा हुआ साइनामाइड क्या होता है। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN सॉलिड विद डाई ऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करा जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करना क्या होता है, इंटरनल एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, एंड द डेल्टा यू वाज फाउंड, इसमें लिखा हुआ इंटरनल एनर्जी कितनी निकली है, -742.7 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एट 298 केल्विन। कह रहे कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन दे रखा है, अब रिएक्शन क्या दे रखा है, यही सारी गड़बड़ी है। NH2CN गैस 3/2O2 गैस देता है N2 गैस जमा में CO2 गैस जमा में H2O लिक्विड है।
अब हमें पता है हमें क्या दे रखा है, हमें डेल्टा यू दे रखा है। डेल्टा यू कितना दे रखा है, -742.7 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच मुझे निकालना है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। मुझे पता है मेरे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है मेरे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एच मुझे निकालना है, डेल्टा यू दे रखा है, आर की वैल्यू मुझे पता है, टी दे रखा है, तो डेल्टा एन जी निकालना है। अब बच्चा क्या करेगा, डेल्टा एन जी निकालने का फॉर्मूला लगाएगा। अब डेल्टा एन जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को माइनस करेगा। अब गैस कौन कौन से हैं और यहां कौन से हैं, तो यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स जितने यहां पर है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर यहां पर एक जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, तो यहां पे दो मॉलिक्यूल है, और यहां पर कितने हैं 1.5, तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब बच्चा इससे कैलकुलेट करता है, आंसर नहीं आता। अब ये क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है मिसप्रिंट की। एनसीईआरटी में शुरुआत से मिसप्रिंट क्वेश्चन है ये। उन्होंने क्या कर रखा है, एक जगह पर NH2CN को सॉलिड लिख दिया, और जब वो रिएक्शन लिखने लग गए तो NH2CN को गैस लिख दिया। तुम गैस मान के चलोगे, जिंदगी भर आंसर नहीं आएगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मिसप्रिंट है और ये NH2CN जो है वो सॉलिड है, वरना तुम्हारा डेल्टा NG गलत आएगा। ये नहीं पता, दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के कितने हैं, ये तो सॉलिड हो गया, तो यहां पर आंसर, यहां पर क्या है, आधा नंबर ऑफ मोल्स है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को तुमने करना है। प्रोडक्ट में 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और रिएक्टेंट में क्या है 1.5, ठीक है, तो आधा बचेगा। अब तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा एच तुम्हें निकालना है, डेल्टा यू ये दे रखा है कितना, -742.7, डेल्टा एन जी कितना आया, हाफ। आर की वैल्यू सबको पता ही होगा, जूल में आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल में होती है, तो 1 किलो जूल था, इसे किलो जूल में चेंज करा, और टेम्परेचर कितना है 298। इसको सॉल्व करने ला तुम्हारा आंसर भी क्या आएगा, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। अब ये पता लग गया होगा इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत चल रही थी, ठीक है, मैंने वो बता दिया। मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखो, कह रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल। अब किलो जूल क्या होता है, नंबर ऑफ किलो जूल क्या, एनर्जी निकालनी और कुछ निकालना। हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, फ्रॉम 35 टू 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब डेल्टा टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक, चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का है। इफ द मोलर हीट कैपेसिटी, जो एल्यूमिनियम की मोलर हीट कैपेसिटी वो दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 24 जूल पर मोल पर केल्विन, 24 जूल पर मोल पर केल्विन ये दे रखी है। तुम्हें इतना डाटा दे रखा है, तो कह रहे हैं बताओ 60 ग्राम एल्यूमिनियम को अगर 35 से 55 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज देना है, तो मुझे कितनी हीट, कितने किलो जूल हीट चाहिए, बोला हुआ किलो जूल में निकाल के देना, और ये दे रखा है जूल में, ठीक। अब मान लो तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता, पहली बात तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, हीट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, यहां पर S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता था, तो अब यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है हीट और टेम्परेचर का, उसी फॉर्मूले को मोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी है, तो ये मास की जगह नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, ये हमारा मोलर हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 60 ग्राम अपॉन में 27, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, किसके, एल्यूमिनियम का, ठीक। मोलर हीट कैपेसिटी कितनी थी 24, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20, आंसर आ जाएगा, उसको किलो जूल में चेंज कर लेना। मान लो तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं आता फॉर्मूला, कोई बात नहीं, अपने दिमाग से 11वीं निकाल दो, तब भी कर लोगे, निकाल दो 11वीं दिमाग से, चौथी क्लास पे आओ, देखो इसको 2 बार ही पढ़ो, क्या दे रखा है ये कह रहा है 24 जूल लगते हैं 1 मोल को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। सबको पता होगा चेंज इन केल्विन या चेंज इन डिग्री सेल्सियस सेम होता है, अगर 20 केल्विन बढ़ाने हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, वो बात है क्या,
तो ये क्या बोला बंदे ने, इस भाई ने बोला है कि 24 जूल लगते हैं एक मोल को 1 केल्विन डालने में। ठीक है, 24 जूल लगते हैं किसको, 1 मोल को। लेकिन यहाँ पे मोल कितने हैं, यहाँ पे मोल है इतने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये किस में लगता है, 1 केल्विन डालने पे। और यहाँ कितने केल्विन डालना है, 20 केल्विन डालना है। तो तुम डायरेक्ट इस यूनिट से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने फॉर्मूला यूज करना है, ये करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे हिसाब से यूनिट से करना ज़्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अभी बीच के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन पहले छोटा क्वेश्चन करा दूं मैं। इस क्वेश्चन नंबर 13 की खासियत है, ये सीबीएसई में कम आया हुआ है, स्कूल पेपर में कम आता है। इसको घुमा फिरा के ना एंट्रेंस में ज़्यादा डालते हैं, जेईई और नीट में ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे की देखते हैं कि बच्चे को डेफिनेशन कितनी ज़्यादा है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहे हैं N2 जमा 3H2 देता है 2 मोल अमोनिया। ठीक है, गैस 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 कह रहे हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है इसमें, इस रिएक्शन में जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, -92.4 किलो जूल पर मोल, ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, कह रहे हैं गिवन दैट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज दिस -92.4 किलो जूल पर मोल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अब यहां पर यह देखना चाहते हैं कि क्या तुम्हें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पता है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब डेफिनेशन क्या होती है, अमोनिया के लिए क्या होगी, जब 1 मोल अमोनिया बने अपने एलिमेंट से बने, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, अमोनिया भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बने जिस फॉर्म में वो एनवायरनमेंट में मिलती है। और उसके बाद भाई बैलेंस तो रिएक्शन करनी ही करनी है। तो बैलेंस रिएक्शन करने के चक्कर में क्या होगा, ये हो जाएगा, पूरी रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब तो हमारा जाएगा ये हाफ, ये 3/2, तो ये ऐसा आएगा। अब जिसको पता है कि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो सकती है, ये इस रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो है, मगर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नहीं है, क्योंकि अमोनिया 1 मोल बनना चाहिए था, ये 2 मोल बने हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये है। क्या क्या बात ध्यान रखनी है, 1 मोल बने, अपने उस फॉर्म में बने जिस फॉर्म में अमोनिया मिलता है, अमोनिया एनवायरनमेंट में गैस फॉर्म में मिलता है, एलिमेंट्री फॉर्म से मिले, और वो एलिमेंट्री फॉर्म के जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो वो भी किस में हो, वो भी अपने उसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में वो होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन लिक्विड लेके बैठ जाता मैं, तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं थी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नहीं कहलाई जाती। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिक्विड लेके बैठ जाता, सॉलिड बैठ जाता तो भी नहीं कहलाई जाती। अमोनिया मैं सॉलिड या लिक्विड लेके बैठता तो भी नहीं कहलाई जाती हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन यही कहलाई जाएगी। अब इतना अगर पता है तो फिर तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं भाई, इस रिएक्शन की इतनी है तो इस रिएक्शन की कितनी होगी, -92.4/2, क्योंकि ये इस रिएक्शन इसका हाफ है। ये आंसर आ गया। तो आंसर निकालना मेन नहीं है, क्वेश्चन को समझना मेन है। ये क्वेश्चन ये था, और जैसा मैं बता चुका हूँ ये सीबीएसई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम आगे चल रहे हैं। ठीक है जी, थर्मोडायनामिक्स के और क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी बैक। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक समय ये एनसीईआरटी बैक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में गिना जाता था। अब क्यों गिना जाता था उसका रीजन बड़ा फनी है। ये क्वेश्चन का आंसर पीछे गलत छपा हुआ था। अब ये क्वेश्चन का आंसर पीछे गलत छपा हुआ था तो कुछ ना कुछ तो भाई वो गलत आंसर निकालने के लिए कुछ ना कुछ रट्टा रुट्टा मार के आता था बच्चा। भैया ये स्कूल में फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। फिर 3-4 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर दिया गया। जब ठीक कर दिया गया फिर किसी ने पूछा ही नहीं इसको, मतलब गलत लोगों की ज़्यादा पहुँच है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नो डाउट अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कह रहे कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल पानी को हमने फ्रीज करना है, ठीक है, 10 डिग्री से -10 डिग्री तक लेके जाना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड इसने एनर्जी दे रखी है, सबकी दे रखी है, बता देता हूँ मैं वो कितनी दे रखी है। कह रहे बताओ जी उसकी एंथैल्पी चेंज कितनी होगी। सबसे पहले तो ये देखो 10 डिग्री से कोई -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है तो कोई अनपढ़ बालक भी बता देगा यार इसमें एनर्जी निकालनी है हमें, +10 से -10 तक। किस चीज़ को ठंडा करेगा तो एनर्जी निकलेगी ना, हमें एनर्जी निकालनी है।
तो जहां तक मेरा ख्याल है इस चीज को हम ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है इसमें मुझे ये दिख रहा है कि मुझे असल में क्या करना है, मुझे असल में करना है कि जब मैं 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाऊंगा पानी को, तो उसके अंदर क्या क्या चेंज होंगे। पहले मेरे को पानी जो लिक्विड फॉर्म में है उसे 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड फॉर्म में ले जाऊंगा और इससे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, फिर उसमें वो एनर्जी और ऐड कर देता हूं क्योंकि वो भी रिलीज होगी जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पानी से 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में चेंज होगा। हम सबको पता है कि वो लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट सबने 9th में पढ़ा हुआ है कि भैया यहां से भी एनर्जी निकलेगी, पानी से बर्फ बने तो एनर्जी इसमें भी निकलेगी, और ये दोनों निकले तो दोनों को इकट्ठा बना के मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, इसमें वो एनर्जी और ऐड कर देता हूं जो 0 डिग्री बर्फ से -10 डिग्री बर्फ तक बनने में एनर्जी और निकलेगी। ये सारी एनर्जी निकलेंगी तो कुल मिला के ये जमा ये इससे सब कुछ निकल जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने मैथमेटिकली ठीक कर दिया। फिर से सुन लो मेरे को मैंने क्या बोला गया। क्वेश्चन मुझे ये है कि 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तो पानी को लेके जाना है, कितनी एनर्जी का चेंज आएगा। तो मैं कह रहा हूं एनर्जी तो निकलेगी, ये तो अंडरस्टूड है। अब कैसे निकलेगी, 3 चरण में एनर्जी निकलेगी। पहले 10 से 0 होगा, फिर 0 से 0 बर्फ बनेगी, फिर 0 बर्फ से -10 तक बर्फ तक जाएगा। ठीक, अब इसने जो हमें डाटा दे रखा है वो डाटा क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है, कह रहे हैं डेल्टा H ऑफ फ्यूजन is 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग का उल्टा, मेल्टिंग मतलब बर्फ का पिघलना, फ्यूजन मतलब बर्फ का बनना। ठीक, जब होता है तो इतनी एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, Cp सबको पता है Cp क्या होता है, हीट कैपेसिटी। कह रहे हैं हीट कैपेसिटी पानी लिक्विड में कितनी है, 75.3 जूल। ये किलो जूल है, ये जूल है, पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, मान लिया हमने। और Cp पानी अगर सॉलिड हो तो कितनी है, 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन है। एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने बताया कि ये सीबीएसई में क्वेश्चन रेयर आ रहा है 3-4 साल से, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं भाई 2019 में जनवरी और अप्रैल 2 बारी जेई का पेपर हुआ था। एक बारी 8 सेशंस हुए थे, एक बारी 10 सेशंस हुए थे, जनवरी और अप्रैल मिला के टोटल जो थे। उनमें 5 बारी ये क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग फॉर्म में। नहीं यकीन है तो 2019 के जेई ऑनलाइन पेपर देख लो, ये क्वेश्चन 5 बारी अलग अलग रूप से पूछा गया, अलग अलग तरीके से। मतलब उसमें कंसेप्ट यही लगता है, चीजें बदल देते हैं ये, और 2 बारी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को लाइटली मतलब कि सर ने तो कह दिया जी पेपर में नहीं आता, पेपर में नहीं आता, कंसेप्ट नहीं छोड़ सकते तुम। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो Cp हीट कैपेसिटी क्या होता है, फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंथैल्पी अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, सबसे पहले इनको ही पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। तो 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ये चेंज इन एंथैल्पी था, अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज कितना होता है लिक्विड की केस में, 10 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा H कितना आ गया, इतने जूल। यही होना, डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको। हमें एंथैल्पी चेंज निकालनी थी ना। क्या बोल रहा था, ये कह रहा था 1 डिग्री बदलने में इतनी एनर्जी चेंज होती है, यही तो कह रहा है, ये इस यूनिट से यही तो आ रहा है। पर मोल तो सारे हैं ही, 1 मोल तो पहले बोल दिया, उसको छोड़ ही दो। क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि 1 केल्विन को बदलने में इतने जूल एनर्जी निकलती है, तो 10 केल्विन बदलने में इतनी जूल निकलेगी। उसी प्रकार इसको भी देख लो, सेम। क्या 36.8 डेल्टा H अपॉन में 10, तो डेल्टा H यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 368 जूल।
करो, अब शुरू करो। माइनस ये कितनी एनर्जी चेंज है, ये कितनी एनर्जी देते हैं 753, ठीक है, प्लस ये कितनी एनर्जी चेंज है 0 से -10, सॉलिड के फॉर्म में पानी जब होता है कितनी एनर्जी चेंज बोला हो गया, कितनी है 368, ठीक है। ये कितनी एनर्जी चेंज है जब ये फ्यूजन होती है तब कितनी एनर्जी चेंज है, क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हो इसको, 6030 लिखा हुआ है। ये 6.03 मत कर देना, मैंने पहले कहा था ये जूल में है, ये किलो जूल में है, ठीक है, प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो, जो भी है वो आंसर आ गया, इतने जूल, खत्म। क्वेश्चन बड़ा आसान है, कैलकुलेशन लगभग है ही नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए कर क्या रहे हो। तुम्हें यही समझ में नहीं आया क्या करो तो फिर तो बड़ी मुश्किल है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरी तरफ से अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो एक बारी। कह रहे थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, N2O गैस, N2O4 गैस आर -110, सबकी वैल्यू दे रखी है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 12 का, N2O4 गैस, 3CO गैस, N2O गैस जमा में 3CO2 गैस। अब देखो इसका मेरे पास एक बड़ा तरीका है, मैं सबके जो रिएक्शन दे रखे हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी, हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी, सबको निकालूं, 2 को ऐड करूं, 2 को माइनस करूं, और एक छोटा तरीका है, छोटे तरीके से करा के दिखाता हूं। क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में कौन है N2O की एनर्जी दे रखी है कितनी 81, और कौन है प्रोडक्ट में CO2 की एनर्जी कितनी रखी है देख के बताओ भाई, CO2 की एनर्जी रखी है -393, लेकिन ये 3 है, 3 CO2 है, इनको ऐड कर दो। फिर से देखो मैंने क्या बोला, N2O की एनर्जी 81 दे रखी है, ठीक है, गिवन है ये वाली, ठीक, और CO2 की एनर्जी -393 दे रखी है, तो मैंने क्या प्रोडक्ट की एनर्जी को ऐड कर लिया, CO2 3 थे तो उसको इंटू 3 कर दिया, माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। अब रिएक्टेंट की एनर्जी कैसे करेंगे, रिएक्टेंट कौन है N2O4 की एनर्जी देख लो भाई कितनी दे रखी है, N2O4 की एनर्जी दे रखी है 9.7, सही जोड़ा है मैंने, हाँ 9.7 प्लस 3 CO की एनर्जी देख लो भाई कितनी दे रखी है, CO की एनर्जी दे रखी है -110, तो -110 इंटू में 3, इसको ऐड कर देना, जो भी आए आंसर आ जाएगा। बड़ा तरीका तुम्हें आता ही है, वो 2 को ऐड करा, 2 को माइनस करा, फलाना करा, ढिमका करा, मेरे पास शॉर्टकट था मैं तुम्हें वो करा दिया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरह का क्वेश्चन है, वही तुम्हारे पास दोनों तरीके होंगे, तुम दोनों तरीके कोई भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि भैया कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। अब मिथेनॉल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मुझे पता होना चाहिए, मिथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है, बनेगा कहाँ से, कार्बन, कैसा होना चाहिए ये, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, ग्रेफाइट के रूप में होना चाहिए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, कुल 4 हो गई यहाँ पर मेरे हिसाब से, ये गैस होनी चाहिए, और आधी ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये मिला के मेरे पास क्या है, मिथेनॉल की हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, मान लिया। अब इसने मुझे रिएक्शन दे रखे हैं क्या, कि जब मिथेनॉल लिक्विड 3/2 ऑक्सीजन से मिलता है तो CO2 जमा में 2H2O देता है, इसकी एनर्जी दे रखी है -726, कार्बन गैस जमा ऑक्सीजन गैस जब मिलता है CO2 बनाता है, इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है -393, H2 + ½ O2 देता है H2O, इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है -286, 286, ठीक है भाई। अब तुम्हारे पास वही जैसे 2 तरीके हैं, या तो एक काम करो, क्या सबसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ये लग रही है, इसमें वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला काम कर दो, और नहीं मन कर रहा तो भाई मैं एक और काम करके दिखा देता हूँ, वैसे कर लो। तुम्हें ये निकालना है ना, तो देखो इसमें हिंट आ रही होगी तुम्हें, ये हिंट है इसकी, इन दोनों को ऐड करना है, इसको 2 से इंटू करके, क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, कर दो भाई, कार्बन जमा ऑक्सीजन देता है CO2 -393, 2 हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन देता है 2H2O -286, 2 ऐड करेंगे,
कार्बन जमा 2s2 जमा 2O2 देता है CO2 जमा में 2s2O जमा में जो भी है उसको ऐड करके लिख देना। तो मैंने दो को तो यूज़ कर लिया था, मैंने क्या बताया, हिंट यही बताई थी कि हमेशा दो ऐड होती है बाकी माइनस हो जाती है, बाकी ये तो माइनस कर दो। तुक्का नहीं मारना चाहते हो कि इसको माइनस क्यों करा, तो देखो जो मेरे पास बचा है उसमें मिथेनॉल इस तरफ है, जो मुझे निकालना है उसमें मिथेनॉल उस तरफ है, तो भी पता लग जाएगा यार मुझे ना इसे माइनस करना चाहिए। मिथेनॉल 3/2 ऑक्सीजन CO2 H2O, इसकी जो भी एनर्जी थी उसको क्या करो माइनस कर दो। तो माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 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 माइनस, ये कटा, कार्बन जमा 2s2, ये माइनस है तो वहां जाके क्या हो गया प्लस, ठीक है। 2 ऑक्सीजन में से 1.5 ऑक्सीजन घटा दिया तो क्या बचा, आधा ऑक्सीजन। आ गया मेरा आंसर। बोर्ड पे तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, हैश लॉ के क्वेश्चन थे। मैंने पहले एक क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया था, अब मैंने 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बताए। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसा तुम्हारा मन बैठता हो वैसा कर सकते हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 12। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। कह रहे कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, CCl4 गैस देता है कार्बन गैस और 4Cl गैस, ठीक है। कह रहे कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन फॉर दिस प्रोसेस, और दे रखा क्या है डेल्टा H। ये वेप का मतलब क्या है जी, ये वेपराइजेशन है। कह रहे CCl4 की जो वेपराइजेशन है उसमें एनर्जी लगती है 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका मतलब हम सबको पता ही है, ये फॉर्मेशन होता है, ये कितनी है -135.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसका मतलब तो नहीं पता मुझे, ये क्या बोला है जी, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मतलब एक एटम अलग हो जाना, एक एटम। भाई हम सबको पता है एटम मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इकट्ठे बैठे होते हैं, करोड़ों मॉलिक्यूल इकट्ठे बैठे होते हैं, उसमें से एक निकल जाना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कितनी रखी है 715 किलो जूल पर मोल, और क्लोरीन के लिए दे रखी है ये 242 किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई। सबसे पहले तो इनको खोल के लिख रहा हूं मैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, CCl4 लिक्विड से CCl4 गैस 30.5। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन 2 क्लोरीन CCl4। मगर याद करो मैंने कहा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा अपने एलिमेंट जो होता है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो कार्बन कैसा होना चाहिए, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट रूप में, क्लोरीन गैस, और CCl4 कैसा बनेगा, ये CCl4 लिक्विड बनता है, ये पता होना चाहिए, -135.5, ठीक है। ये क्या है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस 715, ठीक है। क्लोरीन 2 से 2 क्लोरीन, भाई Cl2 से 2 क्लोरीन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यही होगा ना, इसमें कितना आया 242। ये मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है जी। अब जब मैं ये ट्रांसलेट करके आ गया हूं ये सारी चीजें, अब मैं इसको और इनको कंपेयर कर सकता हूं अपने पास से कि यार मुझे ये निकालना है, ये दे रखा है। हिंट कहां से आ रही है, हिंट यहां से आ रही है कि मुझे क्या करना है, इसमें कार्बन में 4 क्लोरीन गैस ऐड करने, कार्बन गैस में। तो कार्बन गैस क्या है, ये रहा 4 क्लोरीन गैस, यहां से बना लूंगा मैं। कैसे करूंगा भाई, देखो कार्बन सॉलिड से देता है कार्बन गैस 715, इसको करा 2 से इंटू 2 क्लोरीन गैस से बनता है 4 क्लोरीन गैस, ये 242 का 2 हो जाएगा कितना 484, ठीक है। कह रहे हैं इसको ऐड कर देते हैं, पता लग गया क्यों करना है, ताकि मेरा ये वाला आ गया कार्बन गैस 4 क्लोरीन गैस, और जो भी ऐड होके आएगा मैं यहां लिख लूंगा, ठीक है। और यहां क्या आ गया कार्बन सॉलिड और 2 क्लोरीन गैस,
2Cl2 गैस। ठीक है जी, ओके। अब जो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका प्रोडक्ट साइड तो आ गया, क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन का रिएक्टेंट साइड आया? नहीं आया। तो मैं क्या करूं यार, ये फालतू चीज है, ये वाली चीज माइनस कर देता हूं। कार्बन सॉलिड, 2 क्लोरीन गैस, CCl4 लिक्विड माइनस 135 माइनस 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 माइनस, इसको माइनस कर देते हैं तो ये तो कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा। CCl4 लिक्विड से बना कार्बन गैस, 4 क्लोरीन गैस, और जो भी कुछ आया वो यहां लिख लेना। ठीक है, अब फिर से देखो, जो मेरे पास मिला है उसमें CCl4 लिक्विड है और यहां पर क्या है, CCl4 गैस चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन फिर से माइनस कर देता हूं। CCl4 लिक्विड देता है CCl4 गैस 30.5 माइनस माइनस माइनस। ठीक, ये कटा, ये इधर आ गया, क्या बन गया, CCl4 गैस जो मुझे चाहिए था, कार्बन गैस जमा में 4 क्लोरीन गैस, और साथ में जो भी आया ये इंटू करके, ये 2 को प्लस करके, ये 2 माइनस करके, जो भी आया उसको लिख देना, तुम्हारा आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, आज मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 15 तक कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये जनरली क्वेश्चन हैश फ्लो के थे। हम इस चीज की एक नेक्स्ट क्लास भी लेके आएंगे, उसमें मैं इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा, वो जनरली क्वेश्चन सारे के सारे गिब्स फ्री एनर्जी के हैं। तो जब तक तुम इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, जैसे मैंने बताया था, 2 बार इसको वीडियो को देख के, एक बार ये समझ के, एक बार ये अपने आप करके इसको ढंग से रिवाइज कर लो। हम आगे ही क्वेश्चंस लेके फिर तुमसे मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।